नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज का ब्लैक एंड व्हाइट आपके लिए एक स्पेशल संडे एडिशन है। एग्जिट पोल आने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वाले तालियां बजा रहे हैं और उन्हें हटाने का सपना देखने वाले बेहद निराश हैं। विपक्षी दल और मोदी का विरोध करने वाले लोग या तो एग्जिट पोल्स पर सवाल उठा रहे हैं या ये दुआ कर रहे हैं कि काश 4 जून को ये सारे एग्जिट पोल्स गलत निकले। कल हमने आपको एग्जिट पोल के आंकड़े बताए थे, लेकिन आज हम आपको उन आंकड़ों के पीछे की केमिस्ट्री बताएंगे और आज हम आपको देश के वोटर का व्यवहार बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जमीनी हकीकत को लेकर विपक्षी नेताओं का आकलन सही नहीं था। वो सिर्फ वोट बैंक के गणित के बारे में सोचते रह गए और लोगों का दिल जीतना भूल गए। एक और बात यह रही कि चुनाव 50 दिन की मेहनत से नहीं बल्कि 5 साल दिन रात मेहनत करने से जीता जाता है और चुनाव में वोट नहीं बल्कि दिल भी जीते जाते हैं। विपक्ष ने 4.5 साल बेकार कर दिए और चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन बना लिया और वो समझौता भी सिर्फ 85 सीटों पर ही मुश्किल से लागू हो पाया। ऐसे बहुत से कारण हैं जिन पर आज विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे अब भारत की राजनीति में एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको खटाखट अंदाज में इस बार के एग्जिट पोल की 10 बड़ी बातें बताते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी की लहर चल रही थी और यह एक अभूतपूर्व बात है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी देश में प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों का भरोसा कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है। लोकप्रियता कम नहीं हो रही बल्कि और ज्यादा बढ़ रही है और यह बात हमारे विपक्ष के नेता समझ नहीं पाए। दूसरा, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड और हरियाणा में बीजेपी और एनडीए को पिछली बार की तुलना में 33 सीटों का नुकसान हुआ और यह बात शायद बीजेपी को पहले से पता थी, इसीलिए उसने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने ज्यादा मेहनत की और अब इन राज्यों में एनडीए को पिछली बार से 66 सीटों का फायदा होने का अनुमान है। तो उन्होंने अपने पुराने सीटों में 33 सीटें लूज की, हार गए, लेकिन 66 नई सीटें जीत ली। तीसरी बात, वर्ष 2019 की तुलना में इस बार देश में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां विपक्ष को एनडीए या बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल रही हो। एक भी राज्य में विपक्षी पार्टी कोई भी लीड नहीं कर रही। चौथा, चुनाव लगातार 5 वर्षों की मेहनत से जीते जाते हैं, ना कि 5 महीनों की मेहनत से। और कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने यही सोचा कि वो आखिर के 4-5 महीनों में मेहनत कर लेंगे और ये चुनाव जीत जाएंगे, जबकि कोई भी पार्टी इस शॉर्टकट वाली मेहनत से चुनाव जीत ही नहीं सकती। आपको 5 साल दिन रात परिश्रम करना पड़ता है, तब चुनावों में जीत मिलती है और यह प्रधानमंत्री मोदी ने बाकी के सारे देश के नेताओं और पार्टियों को सिखा दिया। पांचवा, प्रधानमंत्री मोदी देश के गरीब परिवारों और गांवों में रहने वाले लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, उन्हें मुफ्त राशन दिया, गैस सिलेंडर दिया, घर दिया, जिससे प्रधानमंत्री मोदी अब देश के गरीब और ग्रामीण परिवारों के चीफ वेज अर्नर बन गए हैं। जिसका मतलब होता है कि इन गरीब परिवारों का एक तरीके से वो मुखिया बन गए हैं, एक ऐसा मुखिया जो उनकी आर्थिक स्थिति और सारी जरूरतों का ध्यान रख रहा है। और इसीलिए वो कहते हैं कि पूरा देश जो है, सारी जनता देश की, ये मोदी का परिवार है, ये मेरा परिवार है और देश की जनता अब उन्हें अपना परिवार मानने भी लगी है। छठा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में जहां बीजेपी के लिए दरवाजे पहले बंद थे, वहां बीजेपी इस बार जब खटखटाने से काम नहीं चला तो बीजेपी एक तरीके से दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई और अब इन राज्यों से उसे कई सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सातवां, विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया जरूर, लेकिन यह गठबंधन देश की 358 सीटों पर एकजुट था ही नहीं। यानी ये 358 सीटें कम से कम ऐसी हैं जिन पर यह गठबंधन इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। सिर्फ तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों की कुल मिलाकर 85 सीटों पर ही यह विपक्षी गठबंधन प्रभावी था और क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्यों में कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं, इसलिए इन पार्टियों ने सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी की कोई बात नहीं मानी और इस वजह से महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में जो गठबंधन हुआ भी वो ऐसा हुआ जिसका कोई असर ही नहीं पड़ा। आठवीं बात, विपक्ष की हार का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि उसके पास ना तो देश को लेकर कोई लॉन्ग टर्म विजन था,
ना ही लोगों की भलाई के लिए कोई ऐसी नीति थी जिससे लोगों में यह संदेश गया कि विपक्ष सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा है और उनके पास खुद का कोई रोड मैप नहीं है और उनके पास अपनी ना तो कोई नीति है और ना ही सरकार चलाने का उनका कोई मॉडल है। उनका एक ही मॉडल है कि दिन रात मोदी को गालियां दो, दिन रात मोदी का अपमान करो और मोदी को नीचा दिखाओ। लेकिन उन्होंने यह मौका छोड़ दिया विपक्षी दलों ने, जब वो लोगों को बता सकते थे कि हमारा एक अलग मॉडल है, हमारा एक अलग रोड मैप है और लोगों को उससे क्या फायदा होगा। 9वां पॉइंट यह कि विपक्ष को एक ऐसे विश्वसनीय चेहरे की जरूरत थी जिसे वो प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर बताकर चुनावों में पेश करता और लोग उस चेहरे पर भरोसा करते और तब वो विपक्ष को वोट देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ी बात यह है, इस देश में अब विपक्ष तभी जीत सकता है जब वो प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर नेता, प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़े। अगर उनका विकल्प जो वो दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर नहीं हुआ तो फिर विपक्ष चुनाव नहीं जीत पाएगा। और आखिरी पॉइंट ये कि चुनाव जीतने के लिए पहले लोगों का दिल जीतना पड़ता है। देखिए, हमारे जो नेता हैं वो सिर्फ वोट बैंक की बात करते हैं, सिर्फ गणित की बात करते हैं, सीटों की बात करते हैं और अक्सर हमारे देश में यह मान भी लिया गया है कि राजनीति बिना भावनाओं के चलती है, इमोशनलेस है राजनीति। लेकिन राजनीति में भावनाओं की बेहद जरूरत होती है और राजनीति इमोशन से भरी हुई चीज है। लोगों का दिल तब जीता जाता है जब उनका भरोसा आप पर हो और जैसा प्रधानमंत्री मोदी इस समय कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने इसकी कोई तैयारी नहीं की। वो चुनावी गणित और वोट बैंक की राजनीति करते रहे और वोटों की गिनती करते रहे, लेकिन उन्होंने जनता का दिल जीतने के लिए कुछ नहीं किया। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब चुनाव सिर्फ सीट जीतकर नहीं, चुनाव लड़कर नहीं, तब जीते जा सकते हैं कि उससे पहले आपको लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। और यही वजह है कि एग्जिट पोल में एनडीए 400 पार करता हुआ दिख रहा है। आज तक और एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए इस बार 400 पार कर सकता है और उसे 361 से 401 के बीच सीटें मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार एनडीए ने 352 सीटें जीती थी, यानी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें इस बार। इसी तरह कांग्रेस और विपक्ष के इंडिया गठबंधन को इस बार 131 से 166 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार विपक्षी दलों को 93 सीटें ही मिली थी। बड़ी बात यह है कि अगर इंडिया गठबंधन बीजेपी और एनडीए को हराकर अपनी सीटें बढ़ाता तो इससे चुनाव में मुकाबला कड़ा हो सकता था। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन की सीटें जो आ रही हैं वो अन्य पार्टियों को हराने से आ रही हैं, उनकी सीटें घट रही हैं, इसलिए इनकी सीटें आ रही हैं। और यही वजह है कि इस बढ़त का एनडीए पर कोई असर नहीं हो रहा और अनुमानों में एनडीए 400 के पार है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में एक और बड़ा अंतर यह कि एनडीए को जो अधिकतम 401 सीटें मिलने का अनुमान है, उनमें अकेले बीजेपी 322 से 340 सीटें जीत सकती है। तो बहुत सारे लोग, मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यह बताइए कि बीजेपी अकेले कितना जीत रही है। तो वो टैली आप सुन लीजिए। बीजेपी अकेले अपने दम पर 322 से 340 सीटें जीत सकती है एग्जिट पोल के मुताबिक, और बीजेपी के पास अपने दम पर जो है वो इतनी सीटें जीतेगी। कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी इस बार 60 से 76 सीटें जीत सकती है, यह कांग्रेस का आकलन है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से ज्यादा सीटें उसके सहयोगी दल जीत रहे हैं। कांग्रेस को 60 से 76 सीटें मिल सकती हैं और बाकी विपक्षी दलों को 71 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट पर सिमट सकती है, यानी 100 के नीचे नीचे अटक जाएगी। 2014 में उसे 44 सीटें मिली, 2019 में 52 और इस बार कांग्रेस को 60 से 76 सीटें ही मिलने का अनुमान है। सीटें बढ़ी तो हैं लेकिन बहुत कम। इस बार बीजेपी को 40% वोट मिलने का अनुमान है, जो पिछली बार से 3% ज्यादा होगा, जबकि कांग्रेस को 21% वोट मिल सकते हैं, जो पिछली बार से 2% ज्यादा होंगे। तो राहुल गांधी ने इतनी भारत यात्राएं की, इतनी मेहनत की, लगातार दिन रात लगे रहे, उसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को सिर्फ 2% वोट शेयर ज्यादा मिल रहा है, सिर्फ इतना। पिछली बार कांग्रेस को लगभग 19% वोट मिले थे और दिलचस्प बात यह है कि इस बार पूरी कांग्रेस पार्टी को ही बीजेपी से 19% वोट कम मिलने का अनुमान है। यानी बीजेपी और कांग्रेस में भी जो अंतर है
वो भी 19% का है। उतना ही अंतर है जितना कांग्रेस जितने वोट ले रही है। अगर नतीजे एग्जिट पोल जैसे ही निकलते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे और वर्ष 1984 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब कोई पार्टी या गठबंधन 400 का आंकड़ा पार कर लेगी। और यह 400 पार वर्ष 1984 के 400 पार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व होगा, क्योंकि आप याद कीजिए 1984 के आम चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे और उन चुनावों को लोकसभा का नहीं बल्कि ऐसा कहा जाता है यह शोक सभा का चुनाव था और कांग्रेस को सहानुभूति की वजह से बहुत वोट मिल गए थे, क्योंकि उसी दौरान उससे ठीक पहले इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। देश में उनके प्रति, राजीव गांधी के प्रति सहानुभूति की जबरदस्त लहर थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी कोई असाधारण घटना चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एनडीए अनुमानों में 400 के पार है। अगर 4 जून को नतीजों में एग्जिट पोल के ये अनुमान सही साबित होते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा शब्द प्रधानमंत्री मोदी के लिए बना ही नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी देश में प्रो इनकम्बेंसी का पर्याय बन गए हैं। और यही वजह है कि वो आज तक एक भी चुनाव कभी हारे नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी एक भी चुनाव नहीं हारे और प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने एक भी चुनाव हारा नहीं है। इन अनुमानों से यह भी पता चलता है कि ये चुनाव पूरी तरह से एक मुद्दे पर थे और वो मुद्दा है मोदी। प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्रित थे और चुनाव में कोई दूसरा मुद्दा असल में था ही नहीं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 68% वोट, ये सुन लीजिएगा ध्यान से, बीजेपी को 68% वोट अकेले प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और उनके काम पर मिलने का अनुमान है। इनमें सबसे ज्यादा 22% वोट मोदी सरकार के काम पर मिल रहे हैं, 18% वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मिल रहे हैं, 11% वोट मोदी सरकार की योजनाओं पर और 17% वोट मोदी सरकार द्वारा की जा रहे विकास के मुद्दे पर बीजेपी को मिलने का अनुमान है। और इससे यह पता चलता है कि इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी का काम और उनका नाम ही सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी का नाम और मोदी का काम, बस इस पर वोट पड़े हैं। सिर्फ 2% लोगों का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को देखकर बीजेपी को वोट दिया है और बाकी सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया। इससे यह पता चलता है कि एक तरीके से लैंप पोस्ट वाला ही चुनाव था, जिसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी, ये लैंप पोस्ट चुनाव हम क्यों कहते हैं, इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर ये कह दें कि ये लैंप पोस्ट है, ये बिजली का खंबा है और यही मेरा उम्मीदवार है और आपको इसी को वोट देकर जिताना है, तो लोग उस बिजली के खंबे को भी वोट देकर चुनाव जिता देंगे। इसको कहते हैं हम लैंप पोस्ट वोट, लैंप पोस्ट इलेक्शन। और देखिए सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने उम्मीदवार देखकर वोट दिया है। बाकी 98% वोटर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं हमने सिर्फ मोदी के नाम पर वोट दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस को सबसे ज्यादा 25% वोट परिवर्तन के नाम पर मिले, 18% पार्टी की विचारधारा पर, 12% महंगाई पर, 16% वोट बेरोजगारी पर और दूसरे मुद्दों के लिए मिल रहे हैं। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ज्यादातर वही लोग वोट दे रहे हैं जो पहले से ही कांग्रेसी हैं या जो पहले से ही कांग्रेस को वोट देते चले आ रहे हैं। पारंपरिक कांग्रेस का वोटर ही दोबारा से इन मुद्दों पर कांग्रेस को वोट दे रहा है। अनुमानों से ऐसा लगता है कि इन मुद्दों से कांग्रेस नए वोटर्स को अपने साथ जोड़ नहीं पाई। देखिए कांग्रेस एक जगह आकर अटक क्यों गई, क्योंकि नया वोटर कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ रहा है। इस एग्जिट पोल में हमने लोगों से यह भी पूछा कि इस बार वो किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा 48% लोगों ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 25% लोगों ने कहा वो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। 3% लोगों ने ममता बनर्जी, 2% ने अरविंद केजरीवाल और 1% लोगों ने अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी लिया। इससे पता चलता है कि 10 वर्ष सरकार चलाने के बाद भी देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता स्थिर नहीं है, कम नहीं हुई है, बल्कि लगातार ऊपर जा रही है और विपक्ष का कोई भी नेता इस मामले में उनके आसपास भी नहीं है और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अब पूरी तरह से निश्चिंत है। अब यह देखिए कि इस बार पिछड़े, दलित, आदिवासी और मुसलमानों के सबसे ज्यादा वोट कहां पड़े हैं। कांग्रेस के गठबंधन को, कांग्रेस प्लस को इस बार मुसलमानों के खटाखट सबसे ज्यादा
76% वोट मिलने की संभावना है, जो पिछली बार से 24% ज्यादा है। पिछली बार कांग्रेस प्लस को देश में 52% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन इस बार 76% वोट मिल रहे हैं। और उसका कारण यह है कि इस बार मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट हो गया, यानी एक जगह हो गया, और मुसलमानों ने बहुत एक रणनीति बनाकर सिर्फ वहीं वोट डाला जहां उन्हें लगता था कि जो पार्टी बीजेपी को ठीक से हरा सकती है उसी एक पार्टी को हम वोट डालेंगे, और उन्होंने अपने वोट को विभाजित नहीं होने दिया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राम मंदिर का बहिष्कार किया था, सीएए का विरोध किया था, अपराधी मुख्तार अंसारी के लिए इंसाफ की मांग की थी, और कांग्रेस ने तो सरकारी नौकरियों, शिक्षा, यहां तक कि सरकारी ठेकों में भी अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी को, यानी उन्हें कोटा देने का वादा किया था। और हो सकता है कि इन तमाम कारणों से देश भर के मुसलमानों के एक मुश्त वोट कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिल गए, यानी इंडिया गठबंधन को मिल गए। दूसरी तरफ बीजेपी को इस बार 6% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, जो पिछली बार से 3% कम है। तो उनको सिर्फ 6% मिलेंगे और यह पिछली बार से कम है। बीजेपी को देखिए, आपको यह भी देखना चाहिए कि बीजेपी को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के बावजूद लगातार मुसलमानों के वोट नहीं मिल रहे हैं और मुस्लिम वोट उनका घटता जा रहा है। इस बार राहुल गांधी ने अपनी रैली में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था, कास्ट सेंसस, और कहा कि वो आबादी के हिसाब से लोगों को उनका हक देंगे, ज्यादा आबादी ज्यादा हक। और उन्होंने ओबीसी समुदाय की बड़ी बात की थी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान कहते हैं कि इससे बीजेपी को ओबीसी वोटों का बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। बीजेपी को इस बार ओबीसी समुदाय के 56 की जगह 58% वोट मिल सकते हैं, और इनमें 2% की वृद्धि हुई है, कम नहीं हुआ। कांग्रेस को 19 की जगह 30% ओबीसी वोट मिल सकते हैं, और उसे 11% ओबीसी वोटों का फायदा हो रहा है। बड़ी बात यह कि यहां कांग्रेस के 11% वोट इसलिए बढ़े क्योंकि अन्य दलों के 13% ओबीसी वोट कम हो रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि बीजेपी का जो ओबीसी वोट बैंक है वो तो बिल्कुल वैसा ही रहा, बरकरार रहा। लेकिन राहुल गांधी के बयानों का असर बीजेपी और एनडीए के ओबीसी वोटर्स पर नहीं पड़ा, बल्कि कांग्रेस के ही सहयोगी दल जो हैं उनके वोटर्स पर पड़ गया। यह असर अन्य दलों के उन ओबीसी वोटर्स पर हुआ जो बीजेपी को वोट देते ही नहीं थे। और इस बार भी उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस बार कांग्रेस को वोट दे दिया। यानी राहुल गांधी नुकसान बीजेपी का करने चले थे, लेकिन उन्होंने नुकसान अन्य विपक्षी पार्टियों का कर दिया। और अनुमान है कि यही स्थिति आदिवासी वोटों के साथ भी हुई है। एनडीए को इस बार आदिवासी समुदाय के 48% वोट मिल सकते हैं, जो पिछली बार से 1% ज्यादा है, जबकि इंडिया गठबंधन को आदिवासी समुदाय के 40% वोट मिल सकते हैं, जो पिछली बार से 10% ज्यादा है। लेकिन यहां भी यह 10% आदिवासी वोट कांग्रेस को अन्य दलों से मिलने का अनुमान है, जिससे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बार सिर्फ दलितों के वोट इंडिया गठबंधन को एनडीए से ज्यादा मिल सकते हैं। एनडीए को दलितों के 40% और इंडिया गठबंधन को दलितों के 43% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि सामान्य वर्ग के एनडीए को खटाखट सबसे ज्यादा 64% और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 24% वोट मिल सकते हैं सामान्य वर्ग के। इससे पता चलता है कि सामान्य वर्ग के जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिलता, उस वर्ग के हर 10 में से 6 से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स के सबसे ज्यादा 44% वोट बीजेपी को गए और एनडीए को 42% वोट, माफ कीजिएगा, और 42% वोट विपक्ष के इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं। तो बीजेपी को गए 44%, एनडीए को, और कांग्रेस प्लस को गए 42%। सबसे बड़ी बात यह कि इस बार इंडिया गठबंधन को चुनावों के युवाओं के खटाखट वोट मिल सकते हैं, और युवाओं के वोटों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सिर्फ 2 से 5% का अंतर ही हो सकता है। ये युवाओं के वोटों की बात कर रहे हैं। तो युवाओं के जो वोट हैं वो लगभग बराबर है। 31 से 50 वर्ष, 51 से 60 वर्ष और 61 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के सबसे ज्यादा वोट एनडीए को मिल रहे हैं, और इस आयु वर्ग के वोटों में इंडिया गठबंधन एनडीए से बहुत पीछे है। तो यानी जैसे जैसे वोटर की उम्र बढ़ती जा रही है, उसका वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है, और जो युवा वोटर हैं उनका वोट जो है वो बराबरी से बटा हुआ है। इससे क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि जो आजकल के नए युवा हैं, जिनकी उम्र 18, 19, 20, 21, 22 साल है या 25 साल से नीचे हैं,
वो युवा हैं जिन्होंने कांग्रेस का दौर देखा ही नहीं है, जिन्होंने यूपीए सरकार का दौर अगर देखा भी है तो उन्हें अब कुछ याद नहीं है, उन्होंने बचपन में देखा होगा। उन्होंने गठबंधन की सरकारों का दौर देखा ही नहीं है। वो युवा विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तरफ गए हैं क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि जब कांग्रेस की सरकारें थीं तब क्या होता था, जब कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकारें थीं तब क्या होता था, क्योंकि तब वो बहुत छोटे थे और वो तब चीजों को समझ नहीं पाते थे, इसलिए वो इन चीजों को जानते ही नहीं। लेकिन जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकारों का दौर देखा है, जिन्होंने कांग्रेस की सरकारों के दौर में क्या होता था, जिन्हें आज भी याद है, जो उस समय तक बड़े हो चुके थे, परिपक्व हो चुके थे, उनमें से ज्यादातर लोग अभी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो उस दौर में दोबारा नहीं जाना चाहते, वो अपनी यादों को दोहराना नहीं चाहते। तो ये अंतर है आज के नए युवाओं में और पुराने लोगों में। इस बार राहुल गांधी ने युवाओं और महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने खटाखट 8,500 रुपए देने का, प्रति महीने देने का वादा किया था, लेकिन अनुमान कहते हैं कि इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बार एनडीए को महिला गृहिणियों के पहले से भी ज्यादा 50% वोट मिल सकते हैं और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 36% वोट मिल रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश में एनडीए को महिलाओं के 48% और इंडिया गठबंधन को 38% वोट मिलने का अनुमान है। तो देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की महिलाएं एनडीए को वोट कर रही हैं, इंडिया गठबंधन को कम और एनडीए को कहीं ज्यादा वोट देश की महिलाएं कर रही हैं। महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी है। इसी तरह बेरोजगारों के एनडीए को सबसे ज्यादा 45% और इंडिया गठबंधन को 42% वोट मिल सकते हैं। देश भर के श्रमिकों के बीजेपी और एनडीए को 44% और इंडिया गठबंधन को 41% वोट मिलने की संभावना है, जबकि शहरों में एनडीए को 46 और इंडिया गठबंधन को 40% और गांव में एनडीए को 50 और इंडिया गठबंधन को 37% वोट मिलने का अनुमान है। और ये आंकड़े आज खटाखट सारी कहानी आपके सामने खुद ही बयां कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने वाले लोग और विपक्षी दलों के नेता अक्सर ये कहते हैं कि देश का किसान मोदी सरकार से बड़ा नाराज है और जो किसानों के प्रोटेस्ट हुए थे एमएसपी को लेकर, वो बीजेपी को बड़ा नुकसान करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल कहता है कि इस देश के किसानों को अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है और इस बार एनडीए को किसानों के सबसे ज्यादा 48% वोट मिले हैं और इंडिया गठबंधन को एनडीए से 8% कम 40% वोट मिलने की संभावना है। इसी तरह एनडीए को खेतों में मजदूरी करने वाले छोटे और गरीब किसानों के 43% और इंडिया गठबंधन को 41% वोट मिल सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि सोशल मीडिया पर जो माहौल बनाया जाता है उसका जमीनी सच्चाई से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। आप राहुल गांधी के इन वीडियोस को याद कीजिए, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज दिखाकर कांग्रेस ये दावा करती थी कि देश में मोदी सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा असंतोष है और इसीलिए देश भर के लोग अब सिर्फ राहुल गांधी के वीडियोस को देख रहे हैं और उन्हें जबरदस्त व्यूज मिल रहे हैं। और यूट्यूब पर एक लगातार एक कैंपेन चलाया गया और कांग्रेस के नेताओं ने जो गलती की वो ये की कि राहुल गांधी ये वीडियोस तो बनाते रहे, चुनाव प्रचार करने की बजाय वो ये वीडियोस बनाते रहे और इन वीडियोस को व्यूज भी बड़े अच्छे मिल रहे थे। लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मिलने वाले व्यूज को वोट मान लिया, जबकि व्यूज अलग होते हैं और वोट अलग होते हैं। और यह सच्चाई यह है कि चुनाव व्यूज से नहीं बल्कि वोटों से जीता जाता है और वोट सोशल मीडिया पर नहीं मिलते। अगर वैसे देखें तो हो सकता है राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन अगर आज चाहें तो सोशल मीडिया पर अपनी सरकार बना सकते हैं, अगर वो आज चाहें तो यूट्यूब पर अपनी सरकार बना सकते हैं और यूट्यूब पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और अपना पूरा की पूरा कैबिनेट बना सकते हैं और यूट्यूब पर आज से ही या 4 तारीख के बाद से अपना शासन, अपनी सरकार का शासन शुरू कर सकते हैं और हर रोज वीडियो डाल सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं, उनकी वीडियो बनाकर फिर यूट्यूब पर डाल सकते हैं और लोग उन्हें बहुत सारे व्यूज भी देंगे। लोगों के लिए भी एक नई बात थी, लोगों ने इससे पहले कभी किसी नेता को इस तरीके से वीडियोस बनाते हुए देखा ही नहीं था। राहुल गांधी जब ट्रकों में बैठकर ट्रक ड्राइवर के साथ जा रहे हैं या कैंटीन में बैठकर, बसों में बैठकर लोगों से बात कर रहे हैं तो ये वीडियोस, ये मानना पड़ेगा, बड़े इंटरेस्टिंग थे, दिलचस्प थे,
बहुत अच्छे थे, क्रिएटिविटी इनके अंदर थी, इनके अंदर मनोरंजन था, इनके अंदर एक संदेश भी था। लेकिन लोगों ने देखा जरूर, लेकिन देखने के बाद वोट नहीं दिया। बस गलती यहां रह गई, वरना वीडियोस तो बहुत बनाए गए, बहुत शूटिंग हुई। 19 अप्रैल को जब चुनाव शुरू हुए थे, तब उससे ठीक 2 दिन पहले 17 अप्रैल को मैंने आपसे इसी शो में कुछ कहा था, और यह कहा था कि सोशल मीडिया के माहौल को जमीनी सच्चाई मानना विपक्ष के लिए सबसे बड़ी गलती होगी, और मेरी यह बात बिल्कुल सही निकली है, और आज इस बात पर मोहर लगती हुई दिख रही है। मैं आज आपको उस दिन का एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं कि मैंने चुनावों के शुरू होने से पहले तब क्या कहा था, और वो बात आज साबित हो रही है। चुनावी विश्लेषकों के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा और बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, जिससे यह तय होगा कि क्या माहौल और जमीनी सच्चाई एक ही है। यानी जो माहौल हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो टीवी पर देखते हैं, जो डिजिटल मीडिया पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो बाहर सड़कों पर लोग कह रहे हैं, यह माहौल है। लेकिन जमीनी हकीकत, क्या माहौल और जमीनी हकीकत एक है, या मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे माहौल के घने बादलों से हम जमीनी सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो बहुत बड़ी जो चूक हुई है विपक्ष के नेताओं से और उनके समर्थकों से, वो यही हुई है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त माहौल बना लिया, लेकिन वो सोशल मीडिया का माहौल जमीनी माहौल से बिल्कुल कटा हुआ था। देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने, देश के बड़े बड़े अखबारों के पत्रकारों ने भी वहीं से प्रभावित होना कुछ हद तक शुरू कर दिया था, और एग्जिट पोल के इन अनुमानों से न्यूज चैनल्स की विश्वसनीयता आपके सामने एक बार फिर से उभर कर आई है। आपने देखा होगा इस दौरान ऐसा एक माहौल बनाया गया कि न्यूज चैनल कुछ और बात कह रहे हैं और सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स कुछ और बात कह रहे हैं, और लोगों ने न्यूज चैनल्स को दोष देना शुरू कर दिया, क्योंकि न्यूज चैनल्स वो बात नहीं कह रहे थे जो यूट्यूबर्स कह रहे थे या सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे। और आज आखिरकार वो बात साबित हुई जो हम आपको टीवी पर आकर यहां बता रहे थे, जो न्यूज चैनल्स आपको बता रहे थे, जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान आपको बता रहे थे। और इससे देश को यह पता चला कि जब हम आपको कोई चीज बताते हैं, जब हम आज तक जैसा चैनल जब आपको कोई खबर बताता है, जब हम उसका कोई विश्लेषण करते हैं, तो उसके पीछे हमारा पूरा न्यूज रूम होता है, हमारा एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, हमारे पास एक लंबी चौड़ी टीम होती है जो उस खबर पर काम करती है, उस विश्लेषण पर काम करती है, और हम सब कुछ देखकर, सोचकर, समझकर आपके लिए कोई खबर लाते हैं, और वो खबर सच्ची होती है। जबकि सोशल मीडिया पर सब कुछ व्यूज के हिसाब से होता है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद होता है हमें ज्यादा से ज्यादा आपका विश्वास चाहिए, हमें अपनी विश्वसनीयता आपके सामने रखनी है। आप हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि आपको हम विश्वसनीय लगते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट बनाया जा रहा है या यूट्यूब चैनल्स पर जो बनाया जाता है, उसमें वो प्रक्रिया नहीं है, वो प्रोसेस नहीं है। उसमें एक या दो लोग होते हैं और उन्हें जो ठीक लगता है वो आपके सामने पेश कर देते हैं, और जिसमें अगर व्यूज के लिए किसी जीतती हुई पार्टी को हारता हुआ भी दिखाना पड़े तो ऐसे किया जाता है, जबकि न्यूज चैनल्स में ऐसा नहीं होता। और इसीलिए न्यूज चैनल्स और आज तक जैसे चैनल खास तौर पर, उनकी विश्वसनीयता आज भी इतनी अच्छी है और इतनी ऊंची है। अब आपको यह समझ में आया होगा। तो बहुत बड़ी बात जो देश के लोगों को सबक लेना है जिससे, वो यही है कि YouTube पर आप जो कुछ देखते आए इतने महीनों से, सोशल मीडिया पर जो आप देखते आए उतने महीनों से, वो सच नहीं था। कम से कम एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं। बाकी जो पूरा सच है वो आपको 4 जून को पता चल जाएगा। अब आप ये देखिए कि बीजेपी यहां तक पहुंची कैसे और किस राज्य से कितनी सीटें उसे मिल सकती है। देखिए, पिछली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो 64 से 67 सीटें जीत सकती है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11, उत्तराखंड में 5 में से 5, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4, गुजरात में 26 की 26, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी इस बार जीत सकती है, यानी क्लीन स्वीप है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर किया है पश्चिम बंगाल में, और इसने सबको हैरान कर दिया है। देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 18 और टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी। इस बार उल्टा हो गया, बीजेपी को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं
और टीएमसी को और उसके सहयोगियों को 11 से 16 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। पिछली बार बिहार में बीजेपी ने 17 सीटें जीती, 17 पे चुनाव लड़ा और 17 की 17 जीत ली थी। लेकिन इस बार बीजेपी 13 से 15 सीटें जीत सकती है। इसी तरह नीतीश कुमार भी एक बैगेज साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए बिहार में। तो बिहार में बीजेपी थोड़ा डाउन जाएगी। इसी तरह हरियाणा में भी बीजेपी को नुकसान है। हरियाणा में पिछली बार बीजेपी सभी 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी 6 से 8 और कांग्रेस 2 से 4 सीटें जीत सकती है। हालांकि विपक्षी नेता एग्जिट पोल के इन अनुमानों से बड़े निराश हैं और उन्होंने अभी से एग्जिट पोल को दोष देना शुरू कर दिया है, एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और अब वो शायद मन मन में ये सोच रहे होंगे कि काश एग्जिट पोल्स के जो ये नतीजे आ रहे हैं, एग्जिट पोल, ये सारे 4 जून को गलत निकले। राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार के तमाम एग्जिट पोल्स को खारिज कर देना चाहिए और उन्होंने इन एग्जिट पोल्स को मोदी का मीडिया पोल कहा है। मीडिया से कहा है कि उसने पंजाब के दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला का वो गाना सुना है जिसका शीर्षक है 295 यानी 295 और वो ये कहते हैं, इस गाने का हवाला देकर राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी 295 सीट आ रही हैं यानी इंडिया गठबंधन की। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। तो देश को आज एक नई बात पता चली कि राहुल गांधी भी सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनते हैं। ये पहले शायद मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता होगा कि राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं और सिद्धू मूसेवाला के गाने वो सुनते हैं, नहीं सुनते ही नहीं है, उन्हें गाने याद भी हैं। आज उन्होंने ये बात देश को बताई है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो एग्जिट पोल्स पर सारा गुस्सा निकाल रहे हैं, सारी लड़ाई एग्जिट पोल से और मीडिया से लड़ रहे हैं। जबकि सारे एग्जिट पोल क्या गलत हो सकते हैं, क्योंकि इस बार तो सारे एग्जिट पोल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने एग्जिट पोल्स को इस तरह से खारिज किया है। आप याद कीजिए वर्ष 2019 के चुनाव, और जब एग्जिट पोल्स में विपक्ष की हार का अनुमान आया तब भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट लिखा था और उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा फर्जी एग्जिट पोल्स के दुष्प्रचार से निराश न हो और खुद पर और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास रखें। तब उन्होंने लिखा था, मैं आपको एक बार बड़ी स्क्रीन पर एक बार आप देख लीजिए, 2019 में भी उन्होंने यही बात कही थी। देखिए, अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण है, सतर्क और चौकन्ना रहें, डरे नहीं, आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं। फर्जी एग्जिट पोल के दुष्प्रचार से निराश ना हो, खुद पर कांग्रेस पार्टी पर विश्वास रखें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। 22 मई 2019। तो देखिए, तब जो एग्जिट पोल आए थे तब भी उन्होंने यही कहा था और 2019 में आप सबको पता होगा कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें मिली थी, 52 सीट उन्हें मिली थी। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस बार भी पिछले चुनावों की उसी स्क्रिप्ट को दोबारा से दोहरा रहे हैं। आज भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में एक वर्चुअल मीटिंग की जिसमें उन्होंने कांग्रेस के देश भर के लोकसभा उम्मीदवारों से बात की और उन्हें कहा कि वो एग्जिट पोल्स पर ध्यान न दें और 4 जून को वोटों की गिनती के लिए अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तैयारी से तैयार रहें और वहां पर पूरे सतर्कता बरतें। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई धांधली हो जाएगी वोटों की गिनती में। इस बैठक के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बहुत विवाद हो रहा है जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि 4 जून के नतीजों से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जिलों के डीएम को फोन करके चुनाव को मैनेज करने की कोशिश की और इस बार बीजेपी नहीं तो हार रही थी। लेकिन चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को नोटिस जारी करके उनके इस दावे का सबूत मांग लिया और उनसे पूछा है कि उनके पास इस बात का क्या सबूत है। और अब जयराम रमेश इस दावे को लेकर आगे फंस सकते हैं क्योंकि उन्हें इलेक्शन कमीशन को यह जवाब देना पड़ेगा कि उनके पास ये सारी जानकारी आई कहां से कि
होम मिनिस्टर अमित शाह ने 150 जिलों के कलेक्टर्स को फोन किया है और उनसे क्या कहा है। आप सोचिए कैसा आरोप है ये। अब उन्हें यह बताना पड़ेगा कि वो कौन से कलेक्टर थे जिनके पास ये फोन गया है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हार रही है और गृह मंत्री अमित शाह 150 जिलों के डीएम को फोन कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने वोटों की गिनती को लेकर चुनाव आयोग से 4 बड़ी मांगें की हैं। पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। अब आपको आज की एक और बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, और वो ये कि अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत मिल गया है। अब से कुछ देर पहले अरुणाचल प्रदेश की सभी 60 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से बीजेपी ने 46 सीटें जीती, कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती और कांग्रेस का अरुणाचल प्रदेश से लगभग अब पूरा जो उनका वजूद है वो साफ हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा आज सिक्किम के भी नतीजे आए हैं, जहां सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को राज्य की 32 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला है और यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही खाता नहीं खुल पाया। इसके अलावा 2 और बड़ी बातें हैं आज हमारे पास आपको बताने के लिए। आप जैसे कि जानते हैं, आज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों का भी एग्जिट पोल आ चुका है और यह एग्जिट पोल कहता है कि उड़ीसा का मैच सुपर ओवर तक जाएगा, यानी उड़ीसा में इस बार कांटे की टक्कर है बीजेडी और बीजेपी के बीच में, और आंध्र प्रदेश में इस बार एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। उड़ीसा में विधानसभा की कुल 147 सीटें हैं, जिनमें से नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को 62 से 80 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को भी इतनी ही 62 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है और दोनों ही पार्टियों के बीच वहां पर कड़ी टक्कर है। लेकिन बीजेडी 62 से 80 सीटों पर तब आ रही है जब उसे 45 सीटों का कम से कम नुकसान हो रहा है और बीजेपी को यह 45 सीटों का तब वहां पर फायदा हो रहा है। तो आप यह समझ लीजिए कि बीजेडी जो है वो जबरदस्त तरीके से डाउन है इस बार और बीजेपी वहां उफान पर है और कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन जाए। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं। सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को 55 से 77 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है और इस बार आंध्र प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है और एनडीए में भी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 78 से 96 सीटें मिल सकती हैं। पवन कल्याण की नई पार्टी जो बनी है उसे 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने शानदार अपना डेब्यू किया है, जनसेना पार्टी जो उन्होंने बनाई है, और बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है और अब आंध्र प्रदेश बीजेपी के लिए दक्षिण का नया द्वार बन सकता है। और एग्जिट पोल के आंकड़े भी बता रहे हैं कि इस बार एनडीए 400 पार होगा और बीजेपी एक पैन इंडिया पार्टी बन जाएगी, यानी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी सही मायनों में, जिसका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में फुटप्रिंट है। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी बीजेपी को लोकसभा की अब खटाखट सीटें मिलने की संभावना है। तो यहां आपने ये देखा कि जो बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, पहले देखिए 2019 तक बीजेपी कुछ 10 से 15 राज्यों तक सीमित थी। बीजेपी की 80% जो सीटें आती थी वो लगभग ये 10 से 14 राज्यों के बीच से आती थी और ये वो राज्य थे जहां बीजेपी ने 100 में से 100 सीटें ले ली थी, इससे ऊपर बढ़ नहीं सकते थे, बल्कि वहां से सीटें कम ही हो सकती थी। बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था कि वो नए राज्यों में जाए और दक्षिण भारत ऐसा था जो बीजेपी लगातार वहां का दरवाजा खटखटा रही थी, दक्षिण भारतीय राज्यों का, लेकिन इन राज्यों ने बीजेपी के लिए दरवाजा खोला नहीं। इस बार मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ने एक तरीके से उस दरवाजे को तोड़कर बीजेपी इन राज्यों में प्रवेश कर गई और
बीजेपी ने अब ऐसे राज्यों में सीटें जीती हैं जहां पहले बीजेपी सीटें जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, जैसे तमिलनाडु, जैसे केरला, जैसे तेलंगाना, जैसे उड़ीसा, जैसे पश्चिम बंगाल। इन सब जगहों पर बीजेपी ने अपनी सीटों की संख्याएं बढ़ाई हैं और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां बीजेपी पहली बार इस बार सीटें जीतेगी, जैसे केरल। तो प्रधानमंत्री मोदी अब इस समय एक पैन इंडिया लीडर बन चुके हैं, यानी उनका जो रिकॉल वैल्यू है, उनकी जो लोकप्रियता है, अब वो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, उड़ीसा में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। और बीजेपी अब वाकई में एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है जिसका हर राज्य में एक अच्छा खासा फुटप्रिंट है, और उसी का फायदा आपको इस बार बीजेपी की इस नई टैली में मिल रहा है। जो लोग आकलन कर रहे थे वो इस बात का आकलन तो कर रहे थे कि जो उत्तर भारतीय, जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी पट्टी जिसे हम कहते हैं, वो ये सोचते थे कि यहां अब बीजेपी 100% सीट तो जीत नहीं सकती, यहां सीटें कम होंगी, और वो हुई भी। बिहार में कम हो रही हैं, राजस्थान में कम हो रही हैं, हरियाणा में कम हो रही हैं। लेकिन जो आकलन करने वाले लोग थे उन्होंने ये नहीं कल्पना की थी कि बीजेपी तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा और तेलंगाना ऐसे राज्यों को अनलॉक कर लेगी, जो कि बीजेपी ने इस बार कर लिया। और यही राज है कि बीजेपी की सीटें पिछली बार से भी ज्यादा आ रही हैं। पारंपरिक रूप से यह समझा जाता है कि पहले जब एक सरकार बनती है तो 5 साल में लोग उससे बोर होने लगते हैं, फिर उसकी सीटें घटती हैं। उन 5 साल के बाद 10 साल में तो लोग परेशान हो जाते हैं, थकावट होने लगती है, और 10 साल के बाद लोगों को बदलाव चाहिए ही चाहिए होता है, इसलिए सरकारें 10 साल में बदल ही जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार ऐसा काम किया है जवाहरलाल नेहरू के बाद, जब हर बार उनकी सीटें एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं, कम नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल विपक्ष के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें आज 4 जून की नहीं बल्कि 2 जून की चिंता सता रही थी, क्योंकि आज उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना था, और आज उन्होंने यह सरेंडर कर भी दिया। जाने से पहले उन्होंने अपना एक वीडियो बनवाया है जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अपने इस वीडियो में वो अपने माता पिता के चरण छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, और अब ये तिहाड़ जेल की ओर अरविंद केजरीवाल का प्रस्थान है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनकी बेल 7 दिन तक और बढ़ जाए, और उन्हें भी ये उम्मीद थी कि बेल अगर 7 दिन तक बढ़ जाए और किसी तरह 4 जून को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई और मोदी हार गए तो फिर उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद अरविंद केजरीवाल भी बड़े निराश हुए होंगे। जेल जाने से पहले आज वो दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर गए, उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर भी उन्हें नमन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने जीवन भर शराब का विरोध किया था, जबकि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के ही आरोपी हैं और उसी आरोप में आज दोबारा से जेल गए हैं। तो आज हम एग्जिट पोल का विश्लेषण कर रहे हैं, और एग्जिट पोल का विश्लेषण तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक वो व्यक्ति आपके सामने ना हो जिन्होंने आज तक के लिए ये एग्जिट पोल किया है, और उनका नाम है प्रदीप गुप्ता। पूरा देश कई महीनों से उनसे लगातार ये जानना चाहता था, और प्रदीप गुप्ता जी लगातार हमारे शो में आते भी थे, तब तक वो बताते नहीं थे कि क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूं, आप इतनी बार आए, आपने कभी हमें एक हिंट भी नहीं दिया कि क्या होने वाला है, लेकिन आपको तो चुनाव के दौरान कब आपको यह पता चल गया था कि एनडीए की वापसी हो रही है? आज तो आप बता सकते हैं। 3 फेज के बाद। 3 फेज के बाद आपको समझ में आ गया था जी कि एनडीए की वापसी है। हाँ, वापसी है, कितने नंबर से वापसी है तब समझ में नहीं आया था। जब आपने काम करना शुरू किया तो क्या आपने भी सोचा था कि एनडीए 400 के पार, ये नारा नहीं है, वो वाकई 400 के पार जा सकते हैं? देखिए सुधीर जी, हम लोग कभी भी क्या पॉलिटिकल पार्टी लीडर या मीडिया में कह रहे हैं, मैं हमेशा अपने ऑफिस में भी बोलता हूं, अपने माइंड को 0 पे सेट करिए भाई। आपको कुछ भी नहीं पता है पॉलिटिकल सिनारियो के बारे में, और जो जनता कह रही है उसका एनालिसिस कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, और उसके बेसिस पे अपना काम कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं सेइंग एंड डूइंग,
सेइंग से कुछ भी नहीं होने वाला है, डूइंग से ही सब कुछ होने वाला है। अब इस एग्जिट पोल का जो आया है, सबसे बड़ा यूएसपी आप क्या देखते हैं? विपक्ष की सबसे बड़ी भूल और बीजेपी का सबसे बड़ा यूएसपी? बीजेपी का सबसे बड़ा यूएसपी तो ऑफ कोर्स नो डाउट, कोई बात ही नहीं है उसमें, डिलीवरी 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 ऑफ मोदी गवर्नमेंट। बस एक ही यूएसपी है, वो है डिलीवरी। एक शब्द में बता दिया मैंने, डिलीवरी जो हर घर घर तक पहुंचाई जाती है। एक सरकार से क्या उम्मीद की जाती है? सरकार बनी क्यों है? कोई नेता कुर्सी पे बैठा क्यों है? उससे उम्मीद है कि वो क्या करेंगे। और कंट्री इतना लार्ज और विशाल और डाइवर्स है, तो वो यदि काम ना करे सरकार या नेता, तो जनता बदल देती है। विपक्ष की सबसे बड़ी भूल? विपक्ष की सबसे बड़ी भूल ये है कि एक नरेटिव, जैसे मैंने अभी बात किया, कि यदि सरकार में जो बैठा है या कुछ काम ना करे तो जनता उसको रिप्लेस कर देती है, बाहर कर देती है सत्ता से। तो विपक्ष कभी भी ये नरेटिव बता पाने में असमर्थ रहा कि यदि हम चुने जाएंगे तो जनता के जीवन में हम किस तरह का परिवर्तन लेके आएंगे। उन्होंने कोशिश जरूर की, बस वो कोशिश बिट्स एंड पीसेस में थी, उसका कंसोलिडेशन कभी भी जमीन के ऊपर होता हुआ नजर नहीं आया नेशन वाइड। और चुनाव में हमेशा कहता हूं, मैंने अपने इसमें भी लिखा है कि ये कोई 2 महीने 4 महीने की प्रक्रिया नहीं है, ये पूरे के पूरे 5 साल आपको शिद्दत से अक्रॉस द डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी। डेमोग्राफी की जब मैं बात करता हूं तो उम्र, जाति, महिला पुरुष और डेमोग्राफी रूरल अर्बन, हर जगह पर किन किन चीजों की जरूरतें हैं जनता के जीवन में, उसका आकलन करके और उसका समाधान बना के जनता के समक्ष जाना चाहिए। तो जनता आप पे विश्वास करने की स्थिति में करेगी। आपको याद होगा 2013 के बाद जब मोदी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हुए थे, सबसे बड़ा नारा तो ये था कि हम अच्छे दिन लाने वाले। वो तो सेइंग हो गई, जो मैं मार्केटिंग आप कुछ भी करते रहो, जब तक प्रोडक्ट में दम नहीं होगा कुछ। उन्होंने क्या बात कही, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, आप मुझे केवल 60 महीने दे दीजिए और मेरी बात का विश्वास तब कीजिए जब आप गुजरात में जान जाएं कि मैंने वहां के जीवन में, लोगों के जीवन में आखिर में छोटा सा सवाल है, विपक्ष ये सारी बातें सीखने की बजाय आपके पीछे पड़ा है और आज राहुल गांधी ने भी ये कहा कि ये तो मोदी मीडिया का पोल है, उनको इस पोल पर विश्वास ही नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनकी अपनी समझदारी है, अपनी विजडम है, उनको जो अच्छा लगता है वो कहते हैं। हमने एक्सिस माई इंडिया आज तक ने पूरी की पूरी मेहनत की है और ये छोटी मोटी मेहनत नहीं है सुधीर जी। जैसे मैंने बताया था, 5,82,000 लोगों से डोर टू डोर घर जाके बात तो करना, एक भी फोन का सर्वे नहीं है जी। और वो 22,288 गांव में करना, 22,200। प्रदीप जी, समय हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन 4 जून को आपकी भी परीक्षा है। नेताओं की, पार्टियों की परीक्षा तो है ही, आपकी भी परीक्षा है और हम ये चाहेंगे कि इस परीक्षा में आप भी, जैसे बीजेपी बहुत सारे राज्यों में 100% सीटें ले रही है, आप भी 100 में से 100 नंबर लेकर इस देश के लोगों के सामने पास हो जाए। बिल्कुल, परीक्षा 2 महीने में, एक तो हमारे नंबर सही आने चाहिए, सब आने चाहिए, नहीं तो दूसरा जो अभी लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनको भी एक गलत धारणा बनाने का मौका मिलता है। उस लिहाज से भी, उससे भी बड़ी परीक्षा है। प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। और हम लगातार 4 जून तक आपसे बात तो करते ही रहेंगे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।